हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में रीट एसएसटी में यूनिट 5 में सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। इसके बाद अपना टॉपिक आता है सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय। इन दोनों का अपन तुलना करके आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला तुलना का आधार है भाग। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? संविधान के 5वें भाग में। और हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? भाग 6 में। अब दूसरा तुलना का आधार आता है अनुच्छेद कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। तो 124 से 147 अनुच्छेद के दरमियान के मध्य सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। 124 से 147 के मध्य तो है सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन, और 214 से 231 अनुच्छेद के मध्य है उच्च न्यायालय का वर्णन, हाईकोर्ट का वर्णन। याद रखिएगा, 124 से 147 तो है सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेदों में, और 214 अनुच्छेद से 231 अनुच्छेद तक किसका वर्णन है? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का वर्णन है। अब आप देखिए इनकी संरचना कैसे होती है सर्वोच्च न्यायालय की। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसी प्रकार हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है और इसमें कितने हैं? 33 अन्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने हो गए? 34। अब आते हैं न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। 21 फरवरी 2009 से सुप्रीम कोर्ट संशोधन एक्ट 2008 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी की गई है? 31। और अभी अगस्त 2019 से मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में? 34 है। आपको बताया था 1 + 33 अभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी की जाती है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय में मूलतः कितने न्यायाधीश थे? स्टार्टिंग में संविधान के प्रारंभ में 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। अब देखते हैं अपन राज्य में राजस्थान में। राजस्थान के अकॉर्डिंग देखते हैं कि राजस्थान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 है, मुख्य न्यायाधीश सहित एक अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, राजस्थान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 मुख्य न्यायाधीश सहित। और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान में। सभी राज्यों में अलग अलग संख्या होती है। अब इसके बाद अपन देखते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं तो होती हैं भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट या ऐसे दो या अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो और 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं? भारत का नागरिक हो, भारत में कहीं भी 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो। याद रखिएगा, इधर तो है सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता में क्या है? 10 वर्ष तक न्यायाधीश का पद धारण किया हो और किसी हाई कोर्ट में या 2 या अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। तो 10-10 तो इधर उच्च न्यायालय का अनुपात है और इधर 5 या 10 इसका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का अनुपात है। अब अपन देखते हैं नियुक्ति कैसे की जाती है। इंपॉर्टेंट है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर 124(3) अनुच्छेद के तहत की जाती है। और उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया और राज्यपाल की सलाह से की जाती है। याद रखें ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर इसके बाद आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ तो दिलाता है राज्यपाल, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। याद रखिए ना, त्यागपत्र तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना देंगे राष्ट्रपति को, लेकिन शपथ इनको कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अब इसके बाद आता है कार्यकाल कितना होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का? शपथ ग्रहण से अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक तो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, और जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? शपथ ग्रहण से अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक। 65 तो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का और 62 तक होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। अब वर्तमान वेतन देखिए आप, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.80 लाख रुपए प्रति महीना, और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का होता है 2.5 लाख रुपए प्रति महीना। इसी प्रकार उच्च न्यायालय राज्यों के न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मुख्य न्यायाधीश का होता है 2.5 लाख और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का होता है 2.25 लाख रुपए। अब इसके बाद आता है
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल, याद रखिएगा। जबकि त्यागपत्र ये देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। आपको यहाँ बता चुका हूं, शपथ तो इनको राष्ट्रपति दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय में आप याद रखना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। शपथ में ही आएगा राज्यपाल उच्च न्यायालय में। अब आएगा आप पद से कैसे हटाया जाता है, ये अपन ने पढ़ ली थी। 124(4) के तहत महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाने का कारण क्या है? साबित कदाचार, असमर्थता, अगर वो बीमार है या मानसिक रूप से काम करने के लिए बाध्य नहीं है और उस पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो उसे पद से हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया के तहत। यह आपको मैंने पढ़ा दिया था कल। लोकसभा के 100 सदस्य पहल करते हैं, जिसमें 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और पारंगत विधिवेत्ता। इसी प्रकार राज्यसभा में भी 50 सदस्य होते हैं। इसके द्वारा सभापति द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। अगर समिति उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो उसे पद से हटा दिया जाता है और राष्ट्रपति का आदेश से ही अंत में न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। और जिस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा रही है उसे 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है ताकि उसे बचाव का अवसर मिल सके। अब तक किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है, यद्यपि 3 न्यायाधीशों पर यह प्रक्रिया लगाई जा चुकी है। पहले कौन है? वी रामास्वामी। ये अपन ने कल पढ़ लिया था सर्वोच्च न्यायालय में कि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई थी कौन है? वी रामास्वामी। 1989 में भारत के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी पर अनियमितता बरतने के आरोप में लोकसभा के 108 सदस्यों ने महाभियोग लगाने की मांग की थी तथा उन पर आरोप लगा था। जब रामास्वामी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे तब उन्होंने सरकारी धन के उपयोग में अनियमितता बरती थी और उस समय न्यायाधीश पीबी सावंत की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की गई थी और जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 20 जुलाई 1992 को प्रस्तुत की और रामास्वामी के खिलाफ 10 मई 1993 को मार्क्सवादी दल के नेता सोमनाथ चटर्जी ने महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 15 घंटों की बहस हुई थी, जिसके बाद प्रस्ताव जो था बहुमत के अभाव में गिर गया था। लेकिन प्रस्ताव गिरने के तुरंत बाद ही रामास्वामी ने त्यागपत्र दे दिया था। दूसरे थे पीडी दिनाकरण जो कि कर्नाटक के थे। तीसरे थे सौमित्र सेन कलकत्ता के, इन्होंने भी महाभियोग प्रक्रिया के दौरान त्यागपत्र दिया था। अब अपन देखते हैं न्यायालय में प्रयुक्त भाषा क्या है। सुप्रीम कोर्ट में है अंग्रेजी और हाई कोर्ट में भी है अंग्रेजी। 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। 348 के अनुसार, अनुच्छेद 348 के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होता है? संपूर्ण भारत होता है। और उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होता है? संपूर्ण राज्य होता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं होता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति अनुच्छेद 222 के तहत एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं होता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है उच्च न्यायालय में, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है न्यायालय की प्रवृत्ति। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 129 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। आपको बताया था सर्वोच्च न्यायालय के वीडियो में। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। और हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? याद रखिएगा 215 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 215 के अनुसार उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। फिर इसके बाद आता है तदर्थ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 127 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीश होते हैं और जबकि इसमें उच्च न्यायालय में नहीं होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में जो इनकी नियुक्ति की जाती है तदर्थ न्यायाधीशों की, इनकी नियुक्ति अस्थायी होती है और इन्हें अन्य 33 न्यायाधीशों में नहीं गिना जाता है। फिर आता है अपर न्यायाधीश। ये सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होते हैं अपर न्यायाधीश और हाई कोर्ट में होते हैं। हाई कोर्ट में काम की अधिकता या काम के बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट में नियुक्त अस्थायी न्यायाधीश को क्या कहते हैं? अपर न्यायाधीश कहते हैं। जिसमें हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो उन्हें अपर न्यायाधीश बनाया जाता है और इन अपर न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? अधिकतम 2 वर्ष होता है। फिर आता है अनुच्छेद 231। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 231 में यह उल्लेख है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। याद रखिएगा आर्टिकल 231 में क्या उल्लेख किया गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 141। ये आपको मैंने कल बता दिया था कि आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय या आदेश होते हैं वो भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर्ड होने के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकते, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, याद रखना। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, याद रखना। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का जो गठन है वो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है। और राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन किया गया था 29 अगस्त 1949 को, और राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री कमलकांत वर्मा, और राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है श्री इंद्रजीत महांती जो कि 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और इन्होंने रविंद्र भट्ट का स्थान लिया है। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री अरविंद बोबड़े जो कि 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यह आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय